हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। आज हम लोग क्लास 12 का दूसरा चैप्टर का ये हम लोग छठा वीडियो देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विलयता क्या होता है। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि विलयन में विलय की घुलने की क्षमता को विलयता कहा जाता है। यानी कोई भी विलयन है उसमें जो पदार्थ मिला जाता है तो जितना मिलाता है उसी क्षमता को हम विलयता कहते हैं। ठीक है, विलयता के लिए फॉर्मूला दिया जाता है कि विलय की ग्राम में द्रव्यमान तथा बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। यानी विलय का जो द्रव्यमान होता है वो विलायक में घुलाता है और गुना 100 से करना होता है। ठीक है, ये विलयता का फॉर्मूला होता है कि विलय का जो ग्राम में द्रव्यमान दिया गया उसको ऊपर लिखिएगा, नीचे विलायक का द्रव्यमान लिखा जाता है जो ग्राम में होता है, गुना करना होता है 100 से। ठीक है, इसके बाद एक और आपका एक और टॉपिक आता है जिसका नाम होता है अवक्षेपण। यानी अवक्षेपण जो होता है विलयन में, जब विलय के कण जो होता है ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है, तो उसे अवक्षेपण कहा जाता है। आप लोग इसे क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि अवक्षेपण क्रिया यानी जब ठोस के रूप में पृथक हो जाता है आपका प्रतिफल तो वह क्रिया जो होता है अवक्षेपण क्रिया कहलाता है। यहाँ पर भी हम लोग वही देख रहे हैं कि विलय जो होता है अगर वही ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता हो विलयन के पेंदी में तो वह आपका अवक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक दिया है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तब ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप और दाब पर अधिक विलय घुलाने की क्षमता नहीं रखती हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी वैसा विलयन जिसमें ना तो ताप बढ़ाने पर ना ही दाब बढ़ाने पर और अधिक हम उसमें विलय को घुला सकते हैं। यानी हम ताप बढ़ाने पर भी या चाहे दाब बढ़ाएं, दोनों क्रिया करने के बाद भी अगर उसमें हम विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुला सकते हैं तो उसे हम संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई विलयन दिया गया, जैसे 100 ml जल दे दिया गया, 100 ml जल में आपका 10 ग्राम चीनी घुलने की क्षमता है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें 10 ग्राम से ज़्यादा चीनी घुला लें तो 100 ml जल में अगर हम चाहें कि 10 ग्राम चीनी घुला लें तो इसके लिए अगर हम ताप बढ़ाते हैं या दाब बढ़ाते हैं, दोनों क्रिया करने के बाद भी अगर 100 ml जल में 10 ग्राम से अधिक चीनी न घुलाते हैं तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है असंतृप्त विलयन, जो इसका सेम अपोजिट होता है। असंतृप्त विलयन लिखा गया है कि वैसा विलयन जिसमें एक निश्चित या समान ताप एवं दाब पर अधिक विलय घुलाने की क्षमता रहती हो तो उसे असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं जिनको ताप या दाब बढ़ाने के बाद उनमें अधिक से अधिक मात्रा में हम विलय को घुला सकते हैं। तो यह क्षमता जो होता है, ये जो क्षमता होता है घुलाने का, इसी क्षमता को हम असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। इस विलयन को असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संतृप्त जो होता है उसमें ताप और दाब पर बढ़ाने के बाद भी उसमें दूसरा मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा विलय को हम घुला नहीं सकते हैं। लेकिन असंतृप्त विलयन जो होता है इसमें हम ताप बढ़ाकर या दाब बढ़ाकर इसमें अधिक मात्रा में विलय को घुला सकते हैं। ठीक है, अब आगे दिया है द्रवीय विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, द्रवीय विलयन यानी वैसा विलयन जिसमें विलायक जो हो द्रव हो तो उसे द्रवीय विलयक के नाम से जाना जाता है। यानी द्रव के रूप में जब विलायक उपस्थित होता है तो उसे हम द्रवीय विलयक कहते हैं। द्रवीय विलयक जो होता है ये 3 तरह के हो सकते हैं। यानी जिसमें द्रव जो होना चाहिए केवल विलायक होना चाहिए। यानी विलायक तो आप लोग समझते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो विलायक आपका द्रव हो सकता है, साथ ही साथ विलय जो होगा गैस हो सकता है। तो जब गैस आपका विलय होगा और द्रव जो होगा विलायक होगा तो ये आपका एग्जाम्पल होता है सोडा वाटर, जिसे हम लाइम वाटर भी बोला जाता है। सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा जो होता है जिसमें विलायक द्रव होगा और विलय भी द्रव होंगे तो वो आपका हो सकता है एल्कोहल में जल मिला। ठीक है, दूसरा दिया है ठोस और द्रव, यानी ठोस जो होगा विलय होगा, द्रव जो होगा आपका विलायक होगा। तो ठोस जो होगा आपका नमक हो सकता है, द्रव जो होता है जल होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि हेनरी का नियम ये क्या होता है। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।